हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में, है ना। आपने भी देखा होगा कि जब जैसे जो सरसों का पुष्प होता है ना, पेड़ होता है, उसमें हमेशा पुष्प नहीं लगे होते। कोई भी पौधा हो उसमें हमेशा पुष्प नहीं लगे होते, एक समय के बाद में वो गिर जाते हैं। तो क्यों गिरते हैं और पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते, वही सब चीज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया ना, पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि निषेचन पश्च घटना किसे कहते हैं। तो निषेचन के बाद में जो घटनाएं पुष्प में घटित होती हैं उसको क्या बोलते हैं, निषेचन पश्च घटना। समझ में आया ना, मतलब निषेचन हो जाता है तो कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों का शरीर है, जब हम लोगों का शरीर वयस्क हो जाते, जवान, सीधा सीधा बोले यार क्या इधर उधर घुमाना, जवान हो जाते तो शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से जो पुष्प होता है उसमें भी कुछ परिवर्तन आते हैं निषेचन के बाद में। ठीक है, तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, ये तो भ्रूणपोष को अभी हम पढ़ेंगे, इससे पहले एक बात और समझ लो कि आप लोगों ने देखा होगा सरसों का फूल। एक समय के बाद में सरसों में देखो चार प्रमुख अंग होते हैं ना पुष्प में, एक दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर, स्त्री केसर। तो दलपुंज तो आप सभी लोग जानते हैं, सब गिर जाते हैं। जैसे क्योंकि इनका कार्य क्या होता है, आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। जैसे सरसों में जो पीले पीले पंखुड़ी होती है वही दलपुंज होते हैं ना, तो वो आकर्षित करना होता है। किस लिए आकर्षित करती है, क्योंकि परागण करना है। तो जैसे ही परागण क्रिया संपन्न हुई ये भी क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब आती है बात बाह्य दलपुंज की। तो बाह्य दलपुंज ज्यादातर पुष्पों में गिर जाते हैं लेकिन कुछ में बचे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटर, टमाटर में रहता नहीं हरा हरा ऊपर डंठल जो रहता है वो चीज बच जाता है, बैगन में भी बच जाते हैं, है ना। तो मतलब कुछ में बच जाता है, ज्यादातर में गिर जाता है। उसके बाद आता है पुंकेसर, आपका पुंकेसर भी गिर जाता है, कोई काम नहीं बचता। आपका स्त्री केसर केवल बचता है क्योंकि उसमें अंडाशय होता है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होता है। तो वर्तिका वर्तिकाग्र भी मुरझा जाते हैं, बचता केवल आपका अंडाशय है। अंडाशय और अंडाशय के अंदर जो होता है बीजाणु। तो अंडाशय से फल बनता है, ध्यान रखिएगा, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। किससे होता है, अंडाशय से। वही बीज का निर्माण बीजांड से होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख के भी बता देता हूं। अंडाशय से क्या बनता है, फल। ठीक है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का। इतना तो समझ में आ गया ना आपको, क्लियर है। अब ये तो बाह्य परिवर्तन है कि आप देख करके भी बता सकते हैं कि हाँ भैया ये परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ आंतरिक परिवर्तनों की बात कर लेते हैं जो हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। और भी कुछ परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला भ्रूणपोष के बारे में पढ़ते हैं। तो भ्रूणपोष सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश में देखो इसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब मन में आता होगा कि आखिर ये भ्रूणपोष होता क्या है। तो पिछले वीडियोज में जब आपने निषेचन पढ़ा था तब आपने ध्यान दिया होगा कि एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है। ठीक है, वो क्या करती है, बार बार विभाजन करके, बार बार विभाजन करके, मतलब 2 से 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बार बार विभाजन करके क्या करती हैं कि कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती है। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ना कि जो भ्रूणकोष होता है, जैसे भ्रूणकोष होता है तो इसमें प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका। तो प्राथमिक भ्रूणकोष नाम नहीं आ रहा, प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका बार बार विभाजन करके किसका निर्माण करती है, भ्रूणकोष का। समझ में आया ना, प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका जो होती है वही अपना विभाजन करती, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो उसी को क्या कहते हैं, भ्रूणकोष। समझ में आ गया ना इतना। दूसरा चीज यहां पर भी उसी तरीके से थोड़ा सा लिखा हुआ, जैसे देख लेते हैं इसको। प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका आपको तो पता ही है, इसी में पाई जाती है, बार बार विभाजित होती, बार बार विभाजित होती मतलब बहुत सारी, जब निषेचन होता है तो फिर वो बार बार अपना कुछ समय बाद विभाजन शुरू कर देती है। ठीक है,
एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती। कितने गुणित है? त्रिगुणित है, क्योंकि ये भाई ये वाली संरचना भी क्या होती है? त्रिगुणित होती है। तो जो संरचनाएं बनेंगी वो भी क्या बनेंगी? त्रिगुणित बनती है। तो समझ में आया? प्राथमिक भ्रूणपोष कोश का बार बार विभाजन करके एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती हैं, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, यह प्रमुख रूप से भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। क्या करता है? भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था ना कि यहाँ पे अंड कोशिका है और यहाँ पर केंद्रीय कोशिका होती है। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, और ये होती है आपकी अंड कोशिका। अंड कोशिका, जब परागकण आता है तो इससे मिलता है एक परागकण। परागकण में दो जनन कोशिकाएं होती ना, तो एक जनन कोशिका अंड कोशिका से मिलती है, तो ये बन जाता है भ्रूण। क्या बन जाता है? भ्रूण का निर्माण कर लेता है। दूसरी जनन कोशिका ध्रुवीय केंद्रक से मिलती है, तो यह बन जाती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, PEC बोलते हैं, PEC, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, तो अब ये वाली कोशिका ना, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये त्रिगुणित होती है। ये जो केंद्रक होता है भाई, द्विगुणित पहले से एक और आकर के जुड़ जाता है तो त्रिगुणित हो जाते हैं। तो ये क्या करने लगता है कि अपना विभाजन करने लगती हैं। ये कोशिकाएं अपना विभाजन करने लगती हैं। थोड़ा सा एक और चीज देख लीजिए, ये ध्रुवीय केंद्रक है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ ना एक कोशिका बन जाती है। जब कोशिका बन जाएगी तब हम उसको प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बोलते हैं, और जिसमें नहीं होती है उसको प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं। समझ में आ गया ना? केंद्रक और सेल में अंतर अगर कंफ्यूज कर रहा होगा तो अब भैया समझ में आ गया कि अब ये क्या करेंगे? बार बार विभाजन करेंगे। ये धीरे धीरे ये क्या करेंगे कि इस पूरे को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? यही क्या है? भ्रूणपोष है। क्या है? भ्रूणपोष है। और ये जानते हो क्या करते हैं? पोषण देने का कार्य। कुछ करते नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल भी होता है। ये पोषण देने का कार्य करते हैं। किसको? इस भ्रूण को। भ्रूण को भाई भोजन चाहिए, है कि नहीं? जैसे माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है तो उसे भी कुछ चाहिए, वो किससे प्राप्त करता है? माँ से। उसी तरीके से यहाँ माँ का रोल निभाता है कौन? आपका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, मतलब भ्रूणपोष। ठीक है, तो जो भ्रूणपोष होता है ये प्रमुख रूप से पोषण देने का कार्य करता है। इसको ऊर्जा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। समझ में आ गया ना? भ्रूणपोष किसे कहते हैं? अब उसके बाद सर्वाधिक सामान्य प्रकार के भ्रूणपोष देख लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ भ्रूणपोष के बारे में। सबसे पहले दिया मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। मुक्त का मतलब समझ रहे हैं? फ्री। केंद्रकी का मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं। भ्रूणपोष का मतलब एंडोस्पर्म, मतलब एक ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केवल केंद्रक पाए जाते हैं। मुक्त केंद्रक, इसको आप इतना पकड़ेंगे तो ये पूरा पकड़ में आ जाएगा। मतलब ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केवल केंद्रक पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं? मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। समझ में आया कि नहीं यार? ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केवल केंद्रक पाया जाता हो, केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण होती, कोशिका होती, वो ना हो, केवल केंद्रक हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। जैसे उदाहरण के लिए आप सभी ने देखा होगा नारियल। नारियल के अंदर पानी होता है ना? नारियल का पानी जिसे बोलते हैं। आप सभी ने यह भी सुना होगा कि उसको पीते हैं तो वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। क्यों पिया जाता है भाई नारियल का पानी? हम लोग क्यों पीते हैं? कई बार डॉक्टर बताते हैं कि जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, वीकनेस होती है, तो भी नारियल का पानी की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। क्योंकि भैया भ्रूणपोष है तो ऊर्जा से भरे हैं, ताकत से भरे हैं, इसमें भोजन का भरपूर मात्रा में संग्रह है, तो हम इनको अगर पिएंगे तो हमारे शरीर को जल्दी पोषक तत्व मिलेंगे या फिर ऊर्जा प्राप्त होगी। समझ में आ गया ना? आपको ये भी पता लग रहा है कि हम क्यों पीते हैं नारियल का पानी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष का उदाहरण हमने बता दिया, हालांकि सब में नहीं होता है। आप आम लेंगे तो आम में थोड़ी मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष मिलेगा, है कि नहीं? मिलता है?
नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब ऐसा भ्रूणपोष जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। मान लीजिए अब इस ये जो है ना, ये मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष, मान लीजिए ये क्या है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है एक, ठीक है। अब इसी के ऊपर अगर कोशिका पाई जाएगी, कोई कोशिका पाई जाएगी, तब इसी को कोशिकीय भ्रूणपोष बोल देंगे। सिंपल सा, समझ में आ रहा है ना। तो अब तक हमने क्या बताया भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। और यह काम क्या करती है, ये काम करती है पोषण देने का कार्य करती है। किसको पोषण देती है, भ्रूण को पोषण देती है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने कुछ सामान्य प्रकार के भ्रूणपोष देख लिए। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष के बारे में हमने आपको बता दिया है, जैसे नारियल का पानी। कोशिकीय भ्रूणपोष, आप इसका भी उदाहरण ढूंढ रहे होंगे तो मैं आपको ये बता देता हूं। नारियल है, नारियल में आपने फोड़ा होगा उसको, तो देखते हैं जो सफेद हिस्सा होता है ना, जिसे हम लोग खाते हैं, वही क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। क्या होता है भैया, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। याद हो गया आसानी से, उदाहरण से जल्दी समझ में आता ही है, इसीलिए तो बताते हैं तुम्हें, है कि नहीं। अब उसके बाद भ्रूणपोष के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया, मतलब बीज का क्लासिफिकेशन किया गया भ्रूणपोष के आधार पर। समझ में आया ना। पहला भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी, दूसरा अभ्रूणपोषी, इंडोस्पर्मिक एंड नॉन इंडोस्पर्मिक। समझ में आया ना। तो भ्रूणपोषी किसे कहते हैं, अब इसे पहले समझ लेते हैं। भ्रूणपोषी, देखिए कुछ पौधों के जो बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष अंतिम समय तक पाया जाता है, मतलब कि अंकुरण के समय तक पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। कुछ बीजों में भ्रूणपोष अंकुरण के समय तक पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, अंकुरण के समय तक पाया जाता है, तो उन्हें हम भ्रूणपोषी कहते हैं। और अंकुरण के समय तक पाया जाएगा तो भाई इसको अंकुरण में ये लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसका कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना। तो जब मान लीजिए कि जैसे जो उदाहरण के लिए गेहूं है, अरंडी है, ठीक है, मक्का है, ठीक है, जैसे गेहूं सभी ने देखा, तो गेहूं क्या है, भ्रूणपोषी है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। आप उसका छिलका निकाल करके देखेंगे अंदर तो भ्रूणपोष होता है, ठीक है। तो ये लोग गेहूं हो गया, तो ये उस भ्रूणपोष का यूज कब करते हैं, पहले बात तो अपना जब छोटे होते हैं, बीजावस्था में होते हैं, तो उससे पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, जब इन्हें बो दिया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, इसी भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करते हैं और अंकुरण जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो मैं सीधा सीधा बता रहा था कि भ्रूणपोषी किसे कहते हैं, वे बीज जिनमें अंकुरण के समय तक भ्रूणपोष पाया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो बीज पत्र होता है वो पतला होता है, बीज पत्र पतला होता है, बीज पत्र पतला होता है, और भ्रूणपोष की वजह से थोड़ा फूले हुए होते हैं। ये आपको फूले हुए मिलेंगे, ठीक है। अरंडी, गेहूं, मक्का, मतलब आप फूले हुए तो ज्यादातर ये दिखेंगे आपको, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप केवल इतना समझिए कि जो भ्रूणपोषी होते हैं इनमें अंकुरण के समय तक भ्रूणपोष पाया जाता है और ये उसका उपयोग अंकुरण में करते हैं, ठीक है। और इनमें जो बीज पत्र होते हैं वो पतले होते हैं, ठीक है। बीज पत्र कैसे होते हैं, पतले होते हैं। आपने भी देखा होगा जैसे जब गेहूं को बोया जाता है तो उससे पतले पतले निकलते हैं, अंकुरण पतला निकलता है, ठीक है। दूसरा अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी का मतलब है ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूणावस्था में ही हो जाता है, ठीक है। मतलब जब बीज जो बनता है ना, फल के अंदर होता है, तभी वो उसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका सेब, मटर और चना, समझ में आया। ये क्या है, अभ्रूणपोषी है। और इनमें जो बीज पत्र होते हैं वो मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, इसी वजह से ये फूले हुए नजर आते हैं, ठीक है, फूले हुए नजर आते हैं, क्योंकि भाई इन्हें भी तो अंकुरण के लिए, अब तो भ्रूणपोष तो इन्होंने खा पी के बराबर कर दिया, इसी कारण इनमें ना ऊपर आवरण पाया जाता है, ठीक है।
इनमें आप अरंडी में, गेहूं में, मक्के में उतना मोटा आवरण नहीं होता है, ठीक है। आप इनको आसानी से देख सकते हो। वहीं पर अंदर अगर आप खोल के देखेंगे तो भ्रूणपोष आपको दिखेगा इनमें, लेकिन इनमें आपको भ्रूणपोष नहीं दिखता है। इसमें आपको केवल क्या दिखेंगे, बीजपत्र, वो भी फूले हुए, ठीक है। तो भ्रूणपोष समझ में आ गया आपको कि भ्रूणपोष कहते किसे हैं। हमने दो प्रकार के भ्रूणपोष के बारे में बताया, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। उसके बाद हमने बात की भ्रूणपोष के आधार पर बीजों के दो के प्रकार के बारे में, मतलब बीज को दो प्रकार से बांटा गया, एक भ्रूणपोषी, दूसरा अभ्रूणपोषी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने भ्रूणपोष का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको इसमें से छोटी छोटी चीजें जो जरूरी थी हमने बताई हैं और आपको समझ में भी आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हमने भ्रूणपोष पढ़ लिया है, अगले में हम लोग भ्रूण और हो सकता है बीज भी उसी में पढ़ के समाप्त करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।